बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। हम फिज़िक्स 101 की मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियो पार्ट 2 के साथ हम हाजिर हैं। और पार्ट 2 में हमारे 80 MCQs होंगे, सारे हम विद कॉन्सेप्ट करवाएंगे। पार्ट 1 हमारा अपलोड हो चुका है और ये आप दोनों जो वीडियोज़ हैं वो जाके फिज़िक्स 101 की जो सीरीज़ है हमारे चैनल पर, उस पर आप जाके फिज़िक्स 101 की सीरीज़ में से वो जाके दोनों वीडियोज़ ले सकते हैं। पार्ट 1 अपलोडेड है, उसमें 52 MCQs हैं और पार्ट 2 जो है उसमें हमारे पास 80 MCQs हैं। उधर भी कॉन्सेप्ट के साथ हैं और इधर भी कॉन्सेप्ट के साथ है। तो प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। देखें कितनी मुश्किल से चीज़ें हम मैनेज करके आपको करेक्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं MCQs का। इससे आपके जो हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं उनके भी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आप वो भी उनको हल कर सकते हैं वहाँ पे। तो दूसरा ये है कि दोस्तों में लाजमी शेयर करें, ये वीडियो अपने तक महदूद ना रखें और दोस्तों में भी शेयर करें। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, वो उधर पड़ा हुआ है, ये पार्ट 2 हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। और दूसरा हमारी MTH 101, MTH 202 और MTH 100 इनकी भी जो ग्रैंड वीडियोज़ हैं मिड टर्म की, 100 से अबव 100 प्लस MCQs हैं हर वीडियो में, ठीक है। हर सब्जेक्ट के 100 प्लस वीडियोज़ हमने वो अपलोड कर दी हैं, ठीक है। तो उनको देखें। ये 4 सब्जेक्ट्स मोस्टली ज़्यादा स्टूडेंट्स के हैं और प्लीज़ प्लीज़ आप फाइल्स पे ना जाएं। ये जो फाइल्स इंटरनेट पर सर्कुलेट करती हैं वो ना तो कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन कर सकती हैं, उन्होंने बस जो आंसर लगा दिया है और आपने भी वो जाके पेपर में लगाना है। भाई वो गलत होते हैं काफ़ी सारे आंसर। और वीडियो भी वो प्रेफर करें जो आपको कंसेप्ट दे, एक्सप्लेन करे चीज़ों को, जो आपके सामने चीज़ें हो रही हों, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला बहुत ही VIP वीडियोज़ होने वाली हैं। एक पार्ट अपलोड हो गया है और दूसरा हमने कर दिया है, ठीक है। इसमें 80 MCQs हैं, उसमें 52 MCQs थे, तो टोटल 132 MCQs बनते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये आपका 80-90% पेपर्स इसी में से ही आएगा, ठीक है। तो आपने गाइडलाइंस को फॉलो करना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, ठीक है। चैनल को पहले लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी सबका पेपर अच्छा होगा। बेफिक्र हो के वीडियोज़ देख के अपनी तैयारी करें, ठीक है। फाइल्स पे नहीं जाना और वीडियो को लाजमी शेयर करना है दोस्तों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट इफ़ फोर्स एक्टिंग ऑन इट डबल्स द देन एक्सेलरेशन। वो कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का हम मास जो है वो कांस्टेंट ही रहे, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और अगर हमने उस पर जो अप्लाई की हुई फोर्स जो थी उसको डबल कर दिया, यानी फोर्स को हमने डबल कर दिया, तो एक्सेलरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक्सेलरेशन भी भाई हमारा डबल हो जाएगा, क्योंकि जितनी फोर्स लगाएंगे उतना एक्सेलरेशन पैदा होगा। अगर फोर्स को हमने डबल कर दिया तो वो हमारे पास डबल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इसका जवाब है डबल। तो F = ma हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। तो इससे हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है ना वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे आप फोर्स को बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। जब भी आपको टोटल एनर्जी का पूछा जाए, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी सिस्टम की, तो वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो वो हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमें मिल जाती है। व्हाट डू सिग्निफिकेंट फिगर्स रिप्रेजेंट इन मेजरमेंट। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है, वो हमें मेजरमेंट में क्या बताते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जो हमें होते हैं किसी भी मेजरमेंट में, वो हमें क्या देते हैं, वो हमें एक्यूरेसी देते हैं कि मेजरमेंट हमारी कितनी एक्यूरेट है, और दूसरा प्रिसीजन देते हैं कि मेजरमेंट हमारी प्रिसाइज कितनी है, ठीक है। दोनों चीज़ें देते हैं। ए पार्टिकल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी Vx = 5x स्क्वायर, व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, एक पार्टिकल है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसको हमने Vx से रिप्रेजेंट किया और वो 5x स्क्वायर के बराबर है। तो हमने उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है ना वो फाइंड आउट करनी है। फोर्स का जो फार्मूला होता है F(x) = -dV/dx, यानी कि आप अगर नेगेटिव और ये जो v हमें दिया गया है इसका आप डेरिवेटिव लें, नेगेटिव डेरिवेटिव ले लें अगर इसका, ठीक है, यानी कि d/dx डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, v हमें गिवन है यहाँ पे, तो माइनस नेगेटिव डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो ये देखें मैंने नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर, v हमारा 5x स्क्वायर है, तो इस पर पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में आ गई 10x आ गया, तो साथ ही माइनस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है बाई ऑब्जर्विंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाउ इज एक्सेलरेशन इज मेजर्ड। एक्सेलरेशन को हम कैसे मेजर करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कि टाइम के साथ वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। तो इसका फार्मूला होता है dV/dt, यानी कि
अगर हम वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। तो यानी हम अगर चेंज इन वेलोसिटी जो है उसके रेट को हम ऑब्जर्व करें ना, तो हमें एक्सेलरेशन हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पावर इज डिफाइंड एज, पावर का फार्मूला होता है W/T, W वर्क डन, T हमेशा टाइम होता है, ठीक है। ए व्हील रोटेट्स एट 10 रेडियन पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ओमेगा टी के बराबर होता है, ठीक है। ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और टी यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमें 10 दी हुई है, टाइम हमें 5 दिया गया, तो थीटा इसका 50 रेडियन आ गया, 10 × 5 50। नेक्स्ट हमारे पास है कि काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम डॉट प्रोडक्ट में किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, वो किस चीज़ का डॉट प्रोडक्ट होती है, मास और वेलोसिटी का, ठीक है। अगर मास और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लें, ये देखें काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 m.v। ये देखें जो m.v है ना, ये मास और वेलोसिटी को m.v, ये इसका डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि हम काइनेटिक एनर्जी को एज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ए बॉडी इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बट इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, देन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। आपने याद रखना है कि अगर कोई बॉडी जो है हमारे पास वो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वो किसी ऐसी मतलब कि अगर वो सर्कल में मूव कर रही है तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होगी, लेकिन सर्कल में अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ये देखें, इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पर इस तरह डायरेक्शन, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर जो वेलोसिटी होती है ना, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती हैं। अगर चाहे मैग्नीट्यूड ना भी चेंज हो रही हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर भी एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट क्यों कर रही है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी वेक्टर जो है उसका जो डायरेक्शन है ना, वो हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो वेक्टर चेंज होता है, और जब वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रही है तो इसका मतलब कि हमारी एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, ठीक है। Which of the following statement is true about work? Work has dimensions ml²t-2, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट वर्क के रिलेटेड ट्रू है, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है, वर्क हैज़ डायमेंशंस ml²t⁻², ठीक है। ये इसकी डायमेंशंस होती हैं वर्क की। बाकी उसने कुछ और भी ऑप्शन दिए हुए थे कि वर्क कैन बी नेगेटिव ओनली, ये गलत है। वर्क जो है वो पॉजिटिव भी होता है, ज़ीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। इस तरह के 2-3 दिए थे, लेकिन उसमें यही हमारे पास ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपल ट्राई टू कीप द डैश ओवर देयर फीट इन ऑर्डर टू फील स्टेबल। लोग किस चीज़ को अपना जो है वो करते हैं कि फीट पर रखने की कोशिश करते हैं, तो इसका जवाब वो किस तरह अपने फीट्स को एडजस्ट करते हैं लोग कि वो स्टेबल फील करें, ये क्वेश्चन है। यानी कि वो किस चीज़ की ट्राई करते हैं अपने फीट पर लाने की कि वो स्टेबल फील करें, तो इसका एक आंसर तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बनता है, ठीक है। तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वो इस चीज़ को मतलब अगर तो आई थिंक कि इसका जो ज़्यादा होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर पेपर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आए तो आपने वही लगा देना है। वैसे इसका सेंटर ऑफ मास भी आंसर बनता है, क्योंकि अगर हम फीट को अपने को खोलते हैं, थोड़ी जगह बढ़ाते हैं अपनी फीट के दरमियान में, तो फिर भी हम अपने सेंटर ऑफ मास को एडजस्ट कर रहे होते हैं ताकि हम स्टेबल फील करें। लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मतलब इस तरह होता है कि वो अपने पाँव की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये एक अगर मतलब चीज़ जो है वो एक्सेलरेट कर रही, ये एक पॉइंट पर ना सेम ही हो जाते हैं तकरीबन ना। तो आप उधर देख लीजिए, अगर सेंटर ऑफ मास हुआ तो वो लगा दें, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ तो प्रेफर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वैसे करना है इस क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास भी इसका आंसर है, लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और दोनों आए तो आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड इन एन एनालॉग क्लॉक, ठीक है। हमारे जो घरों में दीवारें लगी होती घरों में घड़ियाँ लगी होती हैं, जो क्लॉक लगे होते हैं, तो उसमें जो घंटे वाली सुई होती है उसकी एंगुलर स्पीड क्या होती है, वो किस स्पीड के साथ मूव करती है। तो उसके जो हमारे पास 30 डिग्री पर आवर, ठीक है, 30 डिग्री पर आवर उसकी एंगुलर स्पीड होती है। वो कैसे कि हमें पता है कि ओमेगा बराबर होता है थीटा बटा टाइम, ठीक है। ओमेगा यहाँ से तो थीटा हमारा 360 है, क्योंकि वो कंप्लीट चक्कर लगाती है, ठीक है। पूरे क्लॉक का चक्कर लगाया तो 360 बनता है, और कितने घंटे तय करती है, 12 घंटे। तो इसका मतलब जब इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री पर आवर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें कौन सा वेक्टर मिलता है, यूनिट वेक्टर। इसका फार्मूला ये है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बटा ए मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास है द रेडियस ऑफ अर्थ इज
37 इंटू 10⁵ मीटर, ये मीटर्स में है, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ ये मीटर में गिवन है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन SI प्रीफिक्सेस, ठीक है। हम इसको SI प्रीफिक्सेस में कैसे इसको जो है वो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, जब हम इसको किलोमीटर्स में लिखेंगे तो ये तकरीबन 6371, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप याद रखें इसको। कई लोग 6400 किलोमीटर भी लिखते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। असल जो एग्जैक्ट है ना, वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए हम 6400 लेते हैं। तो अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो वो 6371 किलोमीटर है, यानी 6371 किलोमीटर, किलोमीटर्स में, ये मीटर्स में है, ठीक है। तो ये आपने वैसे भी याद रखनी है, ये आपको एज ए MCQs भी पूछ सकते हैं। अब हमने क्या किया कि किलो को ख़त्म किया, तो किलो के साथ हम 10⁻³ लगा देते हैं। किलो हमारा 10⁻³ के बराबर होता है, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पीछे सिर्फ मीटर रह गया। अब क्या करें कि अब ये जो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट इसका यहाँ पे है ना, इसको मूव करवा के यहाँ पे 6 के साथ यहाँ पे ले जाएं। तो जब हम यहाँ पे लेके गए तो ये 6.371, ये हम लेफ़्ट की इस तरफ लेके गए हैं, तीन पॉइंट्स हमने मूव किए हैं। पॉइंट को हमने 3 पॉइंट्स इस तरफ लेके गए हैं, तो जब 3 पॉइंट्स इस तरफ लेके जाएंगे तो 10⁻³ इसमें और हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो 10⁻³ पहले था और 10⁻³ बाद में आया, तो ये हमारा 10⁻6 बन गया। और 10⁻6 जो है वो मेगा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 6.371 मेगा मीटर आ गई, ठीक है। 10⁻6 जो होता है वो मेगा के बराबर होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक कपल प्रोड्यूस प्योरली रोटेशनल मोशन। जब भी कोई कपल में फोर्सेस लगती है ना, कपल में क्या होता है फोर्स में कि एक अगर इस डायरेक्शन में लग रही है तो दूसरी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। तो ये जो है मतलब कि, और ये कैंसल आउट क्यों नहीं होती, क्योंकि ये मतलब 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर, इसकी मिसाल आप ले सकते हैं कि साइकिल के जो पैडल होते हैं ना, उन पर जो फोर्स एक पाँव से एक तरफ से लगती है, दूसरे पाँव से दूसरी तरफ से। तो आप देखते हैं कि जो चैन वाली वो गरारी होती है ना, जिसके ऊपर चैन होती है, वो घूमती है, तो वो रोटेशनल मोशन पैदा होती है ना। तो वो कपल फोर्सेस की एक आम मिसाल है, ठीक है, जो पैडल हैं साइकिल के, ठीक है। वो आप देख सकते हैं कि वो रोटेशनल मोशन पैदा करते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये देखें, अगर हमने कोई नट खोलना हो तो ये देखें, हमने इस पर ये स्पैनर लगाया, रेंच जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पकड़कर यहाँ से हमने इस पर फोर्स लगाई, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से जहाँ से हमने होल्ड किया है और ये यहाँ पर, ठीक है, बोल्ट तक जो डिस्टेंस है उसको मूवमेंट आर्म बोलते हैं। तो जितना हमारा मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतनी हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये वाइस वर्सा होता है। अगर लंबा स्पैनर हो तो हम कम फोर्स लगाते हैं, और अगर छोटा स्पैनर हो तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है। और यंग्स मॉडुलस कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट स्ट्रेन फॉर अ स्ट्रेस दैट इज़ वेल बिलो द यील्ड लिमिट, ठीक है। यंग्स मॉडुलस हमें किस चीज़ में को कैलकुलेट करने में मदद देता है, स्ट्रेन में। स्ट्रेन कैलकुलेट करनी हो तो हम यंग्स मॉडुलस इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेन कब पैदा होती है, जब हम किसी चीज़ पर स्ट्रेस लगाते हैं ना, प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसके नतीजे में जो उसमें बिगाड़ पैदा होता है, जो रिएक्शन पैदा होता है, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस एक जो है यील्ड स्ट्रेंथ के नीचे होनी चाहिए। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है कि अगर उसके हम ज़्यादा आगे चले गए, यील्ड स्ट्रेंथ किसी मटेरियल की वो होती है कि अगर हमने उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई की तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा मटेरियल, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि वो जो है हमारी स्ट्रेस जो है ना, वो बिलो होनी चाहिए यील्ड स्ट्रेंथ के, तभी हम यंग मॉडुलस लगा सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज़ कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। ये हमारे पास जो MCQs था उसमें मोमेंटम का कोई भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन जो इसकी डेफिनेशन बनती है ना, ये जो कि जो फोर्स और टाइम है ना, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इम्पल्स आता है, ठीक है। इम्पल्स ऑप्शन था, लेकिन ये देखें कि इसने चेंज बोल दिया है साथ। जब चेंज इन की बात आ जाएगी, यानी चेंज इन इम्पल्स जो होता है वो मोमेंटम होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछें सिर्फ फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट तो वो इम्पल्स के बराबर, लेकिन अगर चेंज इन का लफ्ज़ आ गया तो आपने मोमेंटम लगाना है। ये उधर ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। या तो फिर वो चेंज इन ना लिखते, तो या फिर वो ऑप्शन मोमेंटम दे देते। उन्होंने चेंज इन भी लिखा हुआ है और ऑप्शन मोमेंटम नहीं दिया, लेकिन इसका जवाब मोमेंटम बनता है। ये आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ये हमें किसी बॉडी के एक्सेलरेशन के बारे में बताता है जब हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द सब्सटेंसेस कॉल्ड विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक, ठीक है। वो कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं जिस पर हम एक फोर्स लगाते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा उनकी जो उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है कि वो मतलब उसके साथ साथ खिंचती चली जाती हैं वो चीज़ें,
मतलब कि उसको बर्दाश्त करते करते तो वो डक्टाइल सब्सटेंसेस होती हैं। इनकी मिसाल होती है एलुमिनियम, गोल्ड। गोल्ड भी बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है, एलुमिनियम भी, इन पर हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है ना वो हमारे जो है वो बर्दाश्त कर सकती हैं, ठीक है। तो इनको डक्टाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। स्ट्रेस कैन बी मेजर्ड इन स्ट्रेस का फार्मूला होता है हमारे पास F/A। तो F हमारा न्यूटन आ गया, A का फार्मूला मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास पास्कल, ठीक है। पास्कल या न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो ये पास्कल में भी इसको हम प्रेशर या तो प्रेशर को पास्कल में भी और न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन नंबर ऑफ बॉडीज आर सच दैट दे कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर एंड नो एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। कि हमारे पास एक ऐसी बॉडीज़ का सिस्टम है कि जो एक दूसरे पर तो अंदरों अंदरी फोर्स लगा सकती हैं, जिनको हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं, लेकिन ऐसा इंतज़ाम हमने किया हुआ है कि उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी ना फोर्स लगा सके। तो वो कौन सा सिस्टम होता है बॉडीज़ का, कौन सा सिस्टम बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड ऐसा सिस्टम होता है कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है ना एक्ट नहीं कर सकती। यानी कि जो हम एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं वो हमारे आइसोलेटेड सिस्टम्स होते हैं, ताकि उन पर कोई भी फोर्स जो है ना, एयर का प्रेशर या फ्रिक्शन, ये वो चीज़ें एक्ट ना कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास, अ स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ देन इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट, काइनेटिक एनर्जी विल बी, ठीक है। हमने एक ज़मीन की सतह से हमने एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका तो वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया। मैक्सिमम हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, ज़ीरो होगी। मैक्सिमम हाइट पर कोई भी जब ऑब्जेक्ट जाती है, जब हम पत्थर फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाता है तो वहाँ पे एक कुछ लम्हे के लिए वो रुकता है, रुक कर वो फिर नीचे की तरफ आता है। तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि वो रुक जाता है। तो जब वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी होती है mv²। तो v जब ज़ीरो हो गया तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट इन एक्विलिब्रियम नेट टार्क एक्टिंग ऑन इट वैनिशेस इफ़ ईच टार्क इज कैलकुलेटर। अगर हमारे पास कोई भी बॉडी एक्विलिब्रियम में है तो हम उसके जो टार्क को कंसिडर करते हैं ना, या टार्क को हम कैलकुलेशन करते हैं टार्क की, तो वो सेम पॉइंट के अबाउट हम करते हैं, अबाउट सेम पॉइंट। अगर हम वो नहीं करेंगे तो वो टार्क जो है वो वैनिश नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी एक्विलिब्रियम में नहीं जाएगी। तो हमने जो भी मेजरमेंट करनी है टार्क की, वो कहाँ से करते हैं, अबाउट सेम पॉइंट। एक पॉइंट को हम चूज़ कर लेते हैं, सारे टार्क जो हैं हम फिर उसी के रेफरेंस से लेते हैं। What is the angle of projection of projectile for which its maximum height and horizontal range are equal? आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी होगी, उसमें ये है कि आपने बताना है कि वो कौन सा एंगल है जहाँ पर उसकी मैक्सिमम हाइट और हॉरिजेंटल रेंज बराबर होती हैं। वो 76 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इस एंगल पर उसकी हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल की होती है वो बराबर होती है। और अगर आपको पूछें कि प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज, यानी कि जब आप गेंद कोई फेंकते हैं तो गेंद की जो मोशन होती है ना, गेंद को जब आप किसी एंगल पर फेंकते हैं तो वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। तो आपको वो पूछ सकते हैं कि कौन से एंगल पर अगर हम गेंद फेंकें तो वो मैक्सिमम दूर जाएगी, मतलब मैक्सिमम दूरी कवर करेगी, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी, हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो उसका एंगल होता है 45 डिग्री। जब आप एंगल को अपने हाथ से 45 के डिग्री से गेंद को फेंकेंगे तो वो सबसे ज़्यादा दूर 45 के एंगल पर जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन द इक्वेशन एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू XM cos ओमेगा टी प्लस 5 XM इंडिकेट्स। इस इक्वेशन में जो है ये हमारे पास ऑसिलेशन के लिए इक्वेशन इस्तेमाल होती है। इसमें जो XM है वो किसको इंडिकेट करता है, वो एम्पलीट्यूड को इंडिकेट करता है या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड भी वही चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट भी वही चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, फ्राम मीन पोजीशन, या मतलब कि वो जो उसकी मीन एक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम हाइट वो गेन करता है ना, ठीक है। तो अगर हाइट की बात हो तो वो हाइट वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर इस तरफ की बात हो, जिस तरह मास स्प्रिंग सिस्टम में होता है वो इस तरह मूव करता है, ठीक है, तो वो हमारे पास फिर डिस्प्लेसमेंट होगा। मेन पोजीशन से जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम XM से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाई जो हमारा है ये फेज डिफरेंस होता है, ये भी एक एंगल होता है, फिक्स होता है ये, ठीक है। टी यहाँ पे टाइम है, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सॉरी सिर्फ फ्रीक्वेंसी है ओमेगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स डैश ऑफ टी। हमने ये एक फंक्शन दिया हुआ है, हमने सबसे पहले इसका एक्स डैश फाइंड करना है, फिर एक्स डैश की वैल्यू एट पॉइंट टू फाइंड आउट करनी। एक्स डैश का क्या मतलब है, इसका डेरिवेटिव। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2t, पावर रूल लगा के पावर शुरू में पावर में एक कम कर दें तो टी रह गया सिर्फ। तो ये देखें हमारे पास एक्स डैश एट 2, टी को जब 2 पुट किया तो 2 दूनी 4, ये हमारा 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इन अ फ्रिक्शनलेस इन्वायरमेंट अ मास ऑसिलेट्स हॉरिजेंटली इन अ स्प्रिंग मास सिस्टम, व्हाट आर द एनर्जीज इन्वॉल्व्ड इन इट। ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये आप याद रखें। एक वर्टिकल भी होता है जो इस डायरेक्शन में होता है ऊपर नीचे, और एक हॉरिजेंटल होता है जो दाएं बाएं ऑसिलेट करता है। ठीक है, ये हमारे पास दाएं बाएं वाला है। ठीक है, तो जब हम किसी मास को स्प्रिंग के साथ बांध कर इस तरह इस सरफेस पे खींचते हैं, ठीक है, ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कोई नहीं है। ये मास और इस सरफेस के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कभी भी, ये फ्रिक्शन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। ये हमने सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए लिया होता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन कोई नहीं है, अब सपोज किया होता है। ठीक है, तो ये देखें जब मास को हम पीछे खींच कर तो हम छोड़ते हैं तो ये इस तरह ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है। तो इसमें दो तरह की एनर्जीज होती हैं, एक तो वो जो मूवमेंट करता है, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और जो इसमें खींचने की वजह से एनर्जी पैदा हुई है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम इस तरह लटकाएंगे करेंगे इस तरह, तो ये दो एनर्जीज ये वाली आएंगी। अगर हम ऊपर और नीचे बांध के, ठीक है, मतलब स्प्रिंग को हमने ऊपर बांधा हुआ है और नीचे मास बांधा हुआ है, तो फिर वहाँ पे इस एनर्जी की जगह पे आ जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो फिर ऊपर नीचे मूव करता है ना, ऊपर नीचे मूव करने की वजह से उस पर ग्रेविटी की फोर्स अमल करती है, तो फिर इलास्टिक नहीं होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी। नेक्स्ट है कि 1 रेवोल्यूशन इज द सेम एज 2 पाई रेडियन। ठीक है, जब एक पूरा चक्कर कोई चीज़ लगाती है तो वो कितना एंगल कवर करती है, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। अगर रेडियन में बात करें तो 2 पाई रेडियन। ठीक है, आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी विद नो डायमेंशन। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती वो कौन है, हमारे पास एंगल है। एंगल जो होता है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसको हम डिग्री या रेडियन में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एंगल को। व्हेन डज वर्क इन फिजिक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिजिक्स में वर्क जो है वो कब जीरो के बराबर होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। जब हम जिस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं तो वो अगर चीज़ मूव ही नहीं कर रही, कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर कर रही। वर्क की क्या डेफिनेशन है कि अगर हम किसी जिस्म पर कोई फोर्स अप्लाई करें तो वो फोर्स की सिमत में कुछ डिस्टेंस तय करे। अगर वो डिस्टेंस ही नहीं तय कर रही, वो रेस्ट में है, तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस जीरो है। तो डिस्टेंस जीरो हुआ तो वर्क का फार्मूला होता है एफ डॉट डी। ठीक है, तो एफ हमारे पास तो है लेकिन डी जीरो हो गया, तो ये सारी चीज़ जीरो हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह की होती है, ठीक है, पैराबोला शक्ल की। तो ये हमारे पास उसने पूछा कि जब हमारे पास जो हमने कोई चीज़ फेंकी है तो वो जब नीचे की तरफ जा रही है तो जो ग्रेविटी है उस पर कौन सा अमल करती है, पॉजिटिव काम करती है या नेगेटिव काम करती है। तो देखें जब भी कोई चीज़ नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड फॉल करती है, तो ग्रेविटी उस पर पॉजिटिव अमल कर रही होती है। ठीक है, ग्रेविटी जो है उस पर कौन सा काम कर रही होती है, पॉजिटिव वर्क कर रही होती है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, तो वो फिर ग्रेविटी जो है उस पर नेगेटिव वर्क करती है। जब नीचे की तरफ कोई चीज़ आ रही हो तो ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करती है, जब हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटी उसके अगेंस्ट होती है, तो इसलिए उसको नेगेटिव वर्क करना पड़ता है। व्हेन अ बॉडी रोल्स विदाउट स्लीपिंग द वेलोसिटी। जब कोई बॉडी हमारी रोल करती है स्लीपिंग करने के बगैर, तो जो टॉप पॉइंट होता है, मीन्स कि अगर हमारे पास ये टायर है ना, तो ये इस तरह रोल कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा, रोल कर रहा है, तो इसका जो एक हम बिल्कुल टॉप पे अगर कोई पॉइंट लें तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो ट्वाइस होगी, यानी कि डबल होगी सेंटर ऑफ मास। ये इसका फर्ज करें ये टायर का सेंटर ऑफ मास है, तो ये सेंटर ऑफ मास भी एक वेलोसिटी के साथ घूमता है। तो अगर आप पहिया जो टायर है उसकी मोशन को आप अगर एनालाइज करें तो उसमें दो किस्म की मोशंस होती हैं, एक रोटेशनल जो घूम रहा होता है, और साथ वो आगे को भी ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन भी, यानी आगे को भी मूव कर रहा होता है। दो किस्म की कर रहा होता है मोशन पहिया जब घूमता है। ठीक है, एक तो सीधी कर रहा होता है और एक इस तरह करके घूम के जो रोटेशनल मोशन होती है वो कर रहा होता है। तो ये देखें हमने किसी टॉप का जो पॉइंट है वो हमने उसकी वेलोसिटी को वी टॉप बोला है, और जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो वी सेंटर ऑफ मास है, और जो रोटेशनल वेलोसिटी है उसको हमने ओमेगा आर लिखा है। तो ओमेगा आर जो है वो भी सेंटर ऑफ मास के बराबर ही
वेलोसिटी कवर करेगा, ठीक है। वेलोसिटी उसकी होगी सेंटर ऑफ मास के बराबर ही। तो वी टॉप क्या होगा, डब्ल्यू आर की जगह पे यही चीज़ यहाँ पे पुट करें तो वी टॉप बराबर होगा वी सी एम प्लस वी सी एम। ये वी टॉप बराबर हो जाएगा 2 VCM, यानी कि 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये देखें मैंने आपको प्रूव भी कर दिया है। नेक्स्ट है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर ये फर्ज करें हमारा यहाँ पे मास स्प्रिंग सिस्टम लगा हुआ है, ये वाला मास है हमारा, तो इसको हम जब इस तरफ खींचेंगे ना तो जो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगी। जितना आप इसको ज़्यादा खींचेंगे उतनी उसमें रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी और उसकी फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। ये माइनस साइन इसलिए आता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट है, माइनस साइन इसलिए है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है फोर्स की, और के जो यहाँ पे है वो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है उसका जो प्राइमरी फोकस होता है वो क्या होता है। क्वांटम का मतलब होता है बहुत छोटे लेवल पर, ठीक है, बहुत छोटे लेवल पर चीज़ों को स्टडी करना। तो ये इसका मेन फोकस यही है कि हम प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को हम स्टडी करें सब एटॉमिक लेवल पर। सब एटॉमिक लेवल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेवल, प्रोटॉन पे, फिर इससे भी नीचे जो क्वार्क्स होते हैं, लेप्टॉन्स होते हैं, उन पर मतलब कि उस लेवल पर जाके मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बिहेवियर हैं, उनको स्टडी करना वो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। नेक्स्ट है कन्वर्ट अ लेंथ ऑफ 10 मीटर इंटू सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें, हमारा 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये देखें लिखा भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमने 2 डायमेंशनल में किसी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, किसी आर वेक्टर की हमने मतलब फाइंड आउट करनी है, तो ये इस तरह फर्ज करें ये हमारा 2D प्लेन है, तो यहाँ पे कोई वेक्टर आर है, ठीक है, आर वेक्टर। तो हमने अगर उसका ये थीटा फाइंड आउट करना है ना, ये वाला, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो इसका वाई कंपोनेंट है ये वाला आर वाई, और ये आर एक्स कंपोनेंट होता है, ठीक है। आर वाई को आर एक्स पे डिवाइड कर दें और उसका tan इनवर्स ले लें, तो जो हमारे पास थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द टार्क अबाउट एनी 2 पॉइंट्स हैज़ द सेम वैल्यू व्हेन द बॉडी इज़ न्यूट्रल एक्विलिब्रियम, ठीक है। किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो टार्क होगा वो सेम होगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्विलिब्रियम में बॉडी जो है वो घूम नहीं सकती, तो जब घूमेंगी नहीं तो उसका टार्क ज़ीरो होगा। तो किसी भी पॉइंट पे आप लेंगे उसका टार्क तो वो ज़ीरो ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट हैपन्स टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ अ कांस्टेंट टार्क इज़ अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कहता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है उस पर क्या असर पड़ेगा जब हम कोई कांस्टेंट टार्क अप्लाई करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अगर हम किसी बॉडी पर कांस्टेंट टार्क अप्लाई करें इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू एंगुलर मोमेंटम, तो उसके एंगुलर मोमेंटम का क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में टार्क को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम। कोई बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का सम जो है वो ज़ीरो हो जाए, यानी कि समेशन एफ हमारे पास किसके बराबर, ज़ीरो के। समेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द लोएस्ट टोन प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्टेन ऑर्गन comes from 3 meter pipe with both ends open. If the speed of sound is 340 meter per second, the frequency of this tone will be, ठीक है। कोई टोन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, किसी आले से, तो उसका जो पाइप है वो 3 मीटर है उसका, ठीक है, लेंथ उसकी पाइप की, ठीक है, जो हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला, तो उससे कोई टून प्रोड्यूस हुई है, तो उसका जो पाइप होगा वो 3 मीटर लॉन्ग है और दोनों एंड से खुला हुआ है, दोनों साइडों से खुला हुआ है। तो वहाँ पे अगर स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड है, तो हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टून, वो जो टून प्रोड्यूस हुई है, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखें कि लैम्डा जो है वो 3 मीटर है, यानी कि उसकी जो हमारे पास वेव लेंथ है ना, वेव लेंथ है, ठीक है, सॉरी पाइप की लेंथ नहीं है, ये 3 मीटर पाइप जो है कम्स फ्राम 3 मीटर, इसमें जो लैम्डा है वो हमारा 3 मीटर है वेव लेंथ, ठीक है। लेकिन पाइप जो है वो दोनों एंड से खुला हुआ है, तो उसकी हम लेंथ को क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, यानी लैम्डा हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 2L के। तो फिर यहाँ से लैम्डा जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा हमारा 6 आ गया। तो स्पीड इसकी कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड। हमने पढ़ा है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो यहाँ से f क्या आ गया, हमारे फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है, f हमारा आ गया v ओवर लैम्डा। तो v हमारा ये है,
लैम्डा हमारा 6 है, तो एफ इसकी आ गई 57 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि टू रेज द पिच ऑफ अ सर्टेन पियानो स्ट्रिंग द पियानो ट्यूनर। ठीक है, आपके पास जो पियानोज होती हैं उसमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, तारें सी लगी होती हैं, बारीक भी और मोटी भी। ठीक है, तो अगर आपने उसकी जो पिच है ना, कि उसकी जो साउंड की जो है पिच, वो आपने अगर एडजस्ट करनी है तो आप अगर आपने पिच को ज़्यादा करना है तो आप उन तारों को टाइट कर दें, स्ट्रिंग्स जो लगी हुई हैं उनको टाइट कर दें। टाइट करने की वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से पिच हाई हो जाएगी। ठीक है, जो वो चीज़ है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो डिपेंड करती है ना, वो करती है उसकी तारों की मोटाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है और टाइटनेस कितनी है। ठीक है, उन तारों की अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो उनको टाइट कर दें, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो हमने टाइट कर दिया, ये टाइटन द स्ट्रिंग्स, ये इसका आंसर है। ए फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन इज अप्लाइड आउटवर्डली टू ईच। ठीक है, एक 5000 न्यूटन की फोर्स दोनों एंड्स पर अप्लाई की गई है, दोनों साइडों पर। कोई 5 मीटर की लॉन्ग राड है और उसका रेडियस 34 सेंटीमीटर है, और यंग्स मॉडुलस उसके लिए है 1 to 5 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। द इलोंगेशन ऑफ राड इज, यानी कि जब हमने उस पर कोई फोर्स अप्लाई की है दोनों साइडों पर, तो उसकी लेंथ में कोई थोड़ा बहुत फ़र्क आया होगा। तो हमने वो लेंथ ही चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है कि उसकी लेंथ में चेंज कितना आया। तो फोर्स हमारी 5000 न्यूटन है, एल हमारी लेंथ जो है वो 5 मीटर है, और आर हमारा जो है वो 34 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा मीटर में आ जाएगा। वाई हमारा यंग्स मॉडुलस है 125 × 10⁻⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डेल्टा एल हमने, डेल्टा एल का क्या मतलब होता है, चेंज इन लेंथ, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने पढ़ा है कि जो यंग्स मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस बटा स्ट्रेन के बराबर होता है, और स्ट्रेस जो होती है वो प्रेशर के इक्वल होती है, तो प्रेशर हमारा F/A होता है, और स्ट्रेन जो होती है वो होती है कि चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ उसकी एल थी। तो इसको आप सीधा पदरा करें, थोड़ा सा यहाँ से आप F/A इस चीज़ को उठाकर ऊपर ले जाएं, तो ये L बटा डेल्टा एल हो गया, ज़रब आ गई दरमियान में। तो यहाँ से डेल्टा एल किसके बराबर आ गया, F ज़रबे L इंटू AY। ठीक है, F ज़रबे L इंटू बटा AY, F ज़रबे L बटा AY। तो कीमतें पुट करें, F की 5000 है, L की 5 है, तो A हमारा 3.4 आ गया। ए अब हमारा जो है ना, ए यहाँ पे आप देखें ये πr² है, क्योंकि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है ना वो πr² है। तो पाई की वैल्यू हमने अभी हम ए की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे। ए हमारा होता है πr², तो पाई की वैल्यू रखी, r² हमारे पास ये देखिए r था, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, और y की वैल्यू ये हमने 125 ज़रबे 10⁻8 रख दी यहाँ पे। नेक्स्ट डेल्टा एल, यहाँ पे जब ऊपर ज़रब खाई तो 25,000 आ गया, नीचे इस दोनों चीज़ों को हल करके स्केयर वगैरह लेके इन दोनों चीज़ों का, तो ये हमारे पास 3.63 × 10⁻³ आ गया, और ये यंग्स मॉडुलस की वैल्यू वैसी आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई इस तरह करके, ठीक है, और 25,000 पे डिवाइड करें, ये हमारा 5.51 × 10⁻⁻4 आ गया मीटर। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि 5.51 × 10⁻⁻4, अब हमने इसको मिलीमीटर में, जो आंसर है हमारा उधर ऑप्शन में वो मिलीमीटर में है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से ज़रब दे दें, 1000 से ज़रब दे दें, या मतलब इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, दोनों सेम होते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ से आपको सिर्फ ये जब पावर जमा हुई तो -1 जवाब आएगा ना सिर्फ, तो -1 जो होता है वो आप इशारिये को एक पॉइंट इस तरफ ले जाएं, तो ये हमारा 0.551 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि ए पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन SHM इज इन एक्विलिब्रियम एट द सेंटर ऑफ पाथ बिकॉज द एक्सेलरेशन इज 0 हेयर, ई.जी. सिंपल पेंडुलम। ठीक है, वो कह रहा है कि जब भी कोई चीज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास मूव करती है, उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करती है, तो एक्विलिब्रियम पोजीशन में जब वो जाता है, एक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होती है, जहाँ से उसको छोड़ा गया था, जहाँ पे वो रेस्ट में होता है। ये देखें, आपने पेंडुलम देखा होगा ना, उसका जो नीचे बॉब होता है, ठीक है, वो गोली सी होती है, जो वो नीचे यहाँ पे सीधी आके रेस्ट में आ जाती है, तो ये इसकी एक्विलिब्रियम पोजीशन है। फिर वो ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। ठीक है, जब सेंटर में आती है वहाँ पे वो एक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है, और वहाँ पे एक्सेलरेशन उसका 0 हो जाता है, क्योंकि उस पर इक्विलिब्रियम में उस पर कोई भी फोर्स नहीं अमल करती। जब फोर्स नहीं अमल करती तो उस पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो न्यूटन का जो सेकंड आया ना, F = ma, ठीक है, वो क्या कहता है कि अगर फोर्स 0 हो गई है तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। तो ये इसका आ गया आंसर के इन इक्विलिब्रियम एट द सेंटर, सेंट्रल पॉइंट जहाँ पे वो रेस्ट में जाता है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में चला जाता है, वहाँ पे उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 होता है।
A 160 Newton child sits on a light swing and is pulled back and held with the horizontal force of 100 Newton. The magnitude of tension force at each of 2 points ropes find. ठीक है, एक बच्चा जो है वो उसका वज़न 160 न्यूटन है और वो जिसको हम पींग कहते हैं ना, पींग झूला जो जिसको हम पकड़ के इस तरह बच्चे को आगे मतलब वो झूटे लेता है, ठीक है, उसको उस झूले पे बैठा हुआ है वो, ठीक है, और किसी बंदे ने आगे पीछे से पकड़ कर उसको खींचा है, ठीक है, उसको पकड़ के पीछे ले गया है, ठीक है, और फोर्स उस पर लगी है 100 न्यूटन, जब हॉरिजेंटल फोर्स जब उसने पीछे खींचा उस बच्चे को झूले पे बैठे हुए को, तो 100 न्यूटन फोर्स लगाई उसने, तो जिस वजह से रस्सियों में टेंशन भी पैदा हुई, ठीक है, तो रस्सियों में तो टेंशन होगी, ऑलरेडी होगी, लेकिन जब उसने 100 न्यूटन की फोर्स लगाकर वो झूला पीछे लेके गया है ना, तो वहाँ पे आपने जाके दोनों रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करनी है कि दोनों रस्सियों में टेंशन फोर्स कितनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वेट यहाँ पे 160 न्यूटन है, फोर्स इन हॉरिजेंटल, यानी हॉरिजेंटल किसको बोलते हैं, एक्स डायरेक्शन, तो वो 100 न्यूटन है, तो हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है। अब जो एक्स एक्सिस में जितनी फोर्सेज हैं उनका सम फाइंड आउट करें, वो जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें एक्स एक्सिस में कौन सी कर रही हैं अमल, एक तो 100 न्यूटन वाली फोर्स जो उसने लगाई है, वो उसने बोला है ना कि एक्स डायरेक्शन में है, तो ये भी एक्स डायरेक्शन में आ जाएगी। दूसरा टेंशन का कंपोनेंट, टेंशन के 2 कंपोनेंट होंगे, ये देखें अगर हमारे पास उसने इस तरह करके वो खींच के यहाँ पे ले गया झूले को, तो उसका टेंशन का एक ये वाला वाई कंपोनेंट होगा और ये एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे वो खींच के ले गया यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरह करके यहाँ पे झूला था पहले, इस तरह करके उसने इस तरह करके इसको पीछे की तरफ खींच के ले गया, जब पीछे की तरफ खींचा तो इसका एक ये एक्स कंपोनेंट बन गया और ये एक वाई कंपोनेंट टेंशन का बन गया। तो एक्स कंपोनेंट वाली सारी फोर्सेज वो टी कॉस थीटा, एक्स के साथ हमेशा कॉज आता है, एक्स वाली फोर्स के साथ, वो किसके बराबर है, 100 के बराबर। उसने बताया है कि जो हॉरिजेंटल फोर्स है, एक्स वाली फोर्स है, वो 100 के बराबर है, और एक टी का जो कंपोनेंट एक्स वाला वो दोनों बराबर हो गए। ये एक्स एक्सिस वाली फोर्सेज हैं। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस वाली फोर्सेज। वाई एक्सिस में एक तो उसका बच्चे का जो वज़न है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये वाई एक्सिस में आ गया। दूसरा एक टेंशन का वाई कंपोनेंट है, ये वाला, ये ऊपर की तरफ इस तरह, वो टी साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए साइन थीटा आता है। तो आप क्या करें, ये दोनों जो इक्वेशंस है इनको ऐड करें और स्क्वायर कर दें। ये देखें इस तरफ 100 का स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर भी कर दिया और इसमें इसको भी स्क्वायर करके जमा कर दिया दोनों को। यहाँ से टी स्क्वायर को कॉमन लें तो पीछे बचता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 के बराबर होता है, तो वो हमारा आ गया। इस तरफ हमारा 100 स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर वैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी का स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा स्क्वायर रूट से, तो यहाँ पे इस तरफ ये चीज़ चल रही है। तो जब आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो ये 189 न्यूटन आता है। लेकिन आपने याद रखना है कि ये दोनों रस्सियों की टेंशन कंबाइन है, हमने हर रस्सी में अलग-अलग फाइंड आउट करनी है। तो 2 रस्सियाँ हैं, इस टेंशन को 2 पे डिवाइड करके ये आपका 94.5 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एन ऑब्जेक्ट अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग मेक्स 20 वाइब्रेशंस इन 10 सेकंड, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो स्प्रिंग के साथ बंधी हुई है, तो उसने 20 वाइब्रेशंस की हैं 10 सेकंड में। सबसे पहले हम उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और ये देखें हम फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस होती हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमने पढ़ा है कि एफ़ हमारा क्या आ जाएगा 20/10, ये हमारी 2 पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही हैं, 2 हो रही हैं, क्योंकि 20 वाइब्रेशन हो रही थी 10 सेकंड में, तो हमने 1 सेकंड के लिए निकालनी है, ठीक है। तो 2 वाइब्रेशन इन पर सेकंड, तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 2πf होता है। एफ़ हमारा 2 आ गया, यहाँ से पाई ये आ गया, 2 हमारा ये, तो 12.6 इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि 10 सेकंड्स आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न्ड ऑन, द फैन रोटेट्स 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। टाइम हमें 10 सेकंड दिया गया है। एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा ओवर टी, और ओमेगा क्या करता है, अगर आपके पास 2 वेलोसिटीज़ हैं तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई। ओमेगा के क्या मतलब है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करें बटा टाइम टी आ गया। अब ओमेगा उसने हमें कितना दिया है, 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट। हमने इसको रेडियंस में, जो आंसर है ना वो हमारा रेडियंस पर सेकंड में है, तो हमने इसको रेडियंस पर सेकंड में हमने इसको चेंज करना है।
तो रेडियन में देखें कि कितना आता है, ये 10 पाई आता है। ये देखें 300 को 2 पाई से ज़रब दे दें, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन 2 पाई के बराबर होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, क्योंकि हमने इसको सेकंड में करना है, मतलब रेडियन पर सेकंड में इसको करना है। तो ये देखें हमने ये काट के यहाँ से 5 आ गया, 5 2 बार 10 पाई आ गया। तो यहाँ से टाइम 10 सेकंड है। VI इसका 0 है, क्योंकि वो 0 इनिशियल उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो रेस्ट में था तो 0 थी। तो ये देखें अल्फ़ा यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें इसमें, इस फार्मूले में WF हमारा कितना आया था 10 पाई, वो रखें। ये 0 है, 0 रखा, नीचे 10 टाइम T, ठीक है। 10 पाई ओवर 10 ये कट गया, तो जवाब हमारा 3.14 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। पाई की वैल्यू हमने लगा दी। नेक्स्ट हमारे पास है ए 4 न्यूटन पक इज ट्रेवलिंग एट 3 मीटर पर सेकंड, इट स्ट्राइक्स एट 8 न्यूटन पक विच इज स्टेशनरी, द टू पक्स स्टिक्स टुगेदर देयर कॉमन फाइनल वेलोसिटी फाइनल स्पीड इज, ठीक है। हमारे पास एक पक है 4 न्यूटन का और उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। वो एक स्टेशनरी पक से टकराता है। स्टेशनरी पक जो होता है उसका मास है 8 न्यूटन, ठीक है। उसका मास 8 न्यूटन है, पहले का 4 न्यूटन है। द टू पक्स स्टिक्स टुगेदर, और वो जब टकराते हैं तो वो एक बन जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे में, एक दूसरे को चिमट जाते हैं, एज ए वन मास वो ट्रैवल करते हैं। तो लास्ट पे हमने क्या करना है कि कॉमन फाइनल स्पीड हमने उसकी फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें हमारा M1 4, M2 8, V1 हमारी 3 है और V2 0 है, क्योंकि दूसरा पक जो है वो स्टेशनरी है। तो कॉमन फाइनल स्पीड क्या होगी, स्पीड हमारी उनकी, अब वो एज ए वन मास मूव कर रहे हैं तो हम उनकी जो सेंटर ऑफ मास है ना वो फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि उसकी स्पीड फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ मास की। तो वो फार्मूला हमारे पास ये होता है, इसमें आप वैल्यूज सारी पुट करें तो ये हमारे पास 12/12, ये 1 मीटर पर सेकंड, यानी उनकी फिर लास्ट पे कॉमन वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रही, मतलब वेलोसिटी की, मतलब वेलोसिटी तो अगर फ़र्ज़ करें 5 मीटर पर सेकंड है तो वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रही, लेकिन सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी वेक्टर की। ये देखें इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी वेक्टर यहाँ था, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये है कि उसकी एज ए होल वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो पैदा होगा। वेलोसिटी एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है। तो अगर मैग्नीट्यूड नहीं भी चेंज हो रही, मैग्नीट्यूड उसकी कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है। अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड ना भी चेंज हो, तो वेक्टर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये देखें एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है VF माइनस VI/T। तो अगर कांस्टेंट स्पीड है तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसकी स्पीड, तो फिर इसका एक्सेलरेशन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन किस वजह से, उस वजह से है कि उसका वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लेन ट्रैवलिंग नॉर्थ है 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये एक प्लेन है, ये नॉर्थ की तरफ 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जा रहा था, फिर उसने टर्न लिया और साउथ की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दिया विद द सेम वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड। तो हमने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो ये देखें नॉर्थ और साउथ जो होते हैं ना वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस पहले वो जा रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है, फिर उसने इस तरह टर्न लिया और इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया विद सेम वेलोसिटी। तो अगर ये उसकी वेलोसिटी +200 है तो ये डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, तो ये वेलोसिटी उसकी -200 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके दरमियान हमने चेंज फाइंड आउट करना है। चेंज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी थी जो हमारे पास थी 200, ठीक है, और माइनस एक फार्मूले वाला और एक माइनस ये वाला, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फिर ये 200 आ गया। तो ये 400 मीटर पर सेकंड साउथ की तरफ, अब वो साउथ की तरफ ही चलता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ए कार हैज़ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड, इट स्लोज डाउन विद एन एक्सेलरेशन गिवन बाई -0.5 t मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर t इन सेकंड्स, इट स्टॉप्स एट, ठीक है। कोई कार थी, वो टाइम t 0 पर उसकी वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, और ब्रेक सप्लाई की तो उसमें जो है वो डिसलरेशन पैदा हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हो गया, जिसकी वैल्यू है -0.5 t, ठीक है। तो आपने बताना है कि वो कितने टाइम के बाद, कितने सेकंड्स के बाद जो कार है वो कम्प्लीटली रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन हमारा ये है, तो हमने पढ़ा है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। जब वो लास्ट पे रेस्ट पे आ जाएगी तो इसका मतलब है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो इसको आप 0 पुट करें। VI हमारा 16 है, A की जगह पे -0.5 t और
टी जो है ना, टी आपने टी कितना लेना है, टी आपने लेना है T/2, क्योंकि ये देखें जो -0.5 टी, ये टी जो है यहाँ पे आधा हो रहा है ना, आधा, तो आधे का क्या मतलब होता है 1/2, उसको टी से मल्टीप्लाई करके T/2 दे दें। तो ये क्या आ गया, इसको हल करें 16 माइनस 0.50 T²/2, तो ये हमारे पास, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, ये सारी चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। 16 आ गया यहाँ पे, तो 2 को उस तरफ लेके गए 32 आ गया। 0.50 को नीचे डिवाइड कर दें, इधर T² रह गया, तो T² हमारा किसके बराबर आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, यहाँ से हमारा इसको डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा, तो टी हमारा 8 सेकंड आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब टी हमारा 8 सेकंड होगा तो ये गाड़ी रुक जाएगी। 1 माइल इज़ इक्वल टू 1609 मीटर, 55 माइल्स पर आवर इज़ 55 माइल्स पर आवर किसके बराबर होगा, मीटर पर सेकंड में आपने फाइंड आउट करना है। तो 1 माइल जो है वो 1609 मीटर के बराबर होता है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, 55 मीटर पर आवर। ठीक है, और कंप्लीट इसको कन्वर्ट करना है इसमें, ये देखें 55 वैसे आ गया, माइल्स की जगह पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1609। ठीक है, जब मीटर में चेंज करना है, ठीक है, मीटर में जब चेंज करना है माइल्स में से, तो फिर 1609 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे पर, पी का मतलब है पर, और पर का मतलब होता है नीचे बटे में, आर में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 3600 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये 24.5 आ गया, तकरीबन 25 मीटर पर सेकंड के बराबर। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00150, ये हमारे पास एक नंबर है, हमने इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। ठीक है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके कुछ रूल हैं, वो थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ कि जो लीडिंग ज़ीरो होते हैं ना, ये पहले वाले ज़ीरो जो हैं वो अनसिग्निफिकेंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, उनको हम इंक्लूड नहीं करते। और 1 से 9 तक जो भी नंबर होता है ना, वो हमारा सिग्निफिकेंट होता है, वो हम काउंट करते हैं। और जो ट्रेलिंग ज़ीरो होता है, जो 1 से 9 तक नंबर के बाद जो ज़ीरो आता है ना, वो हमारा ट्रेलिंग ज़ीरो होता है, और वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो ये देखें, ये 2 नंबर 1 से लेकर 9 तक हैं, ये भी आएंगे, और इनके बाद जो ट्रेलिंग ज़ीरो है वो भी आ जाएगा, तो इसके टोटल 3 है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेज, तो ऑल द फोर्सेज मस्ट बी अप्लाइड एट द सेम पॉइंट एंड मेजर एट सेम पॉइंट। ठीक है, वो तब होगी बॉडी इक्विलिब्रियम में जब वो सारी फोर्सेज एक पॉइंट पर अमल करेंगी, और उनका मेजर भी हम लेंगे, मेजरमेंट जो करेंगे वो भी सेम पॉइंट से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ए नेट टार्क अप्लाइड टू अ रिजिड बॉडी ऑलवेज टेंड्स टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी, हाँ, रिजिड बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी के अगर उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई करें तो उसके जो मालिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो चेंज ना हो, मींस के वो अपनी शेप को ना चेंज करे, उसके जो मालिक्यूल्स हैं वो वैसे ही रहें, वो डी फॉर्म ना हो बॉडी, उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं, कि उस पर फोर्स अप्लाई करने का कोई फ़र्क ना हो, कोई असर ना पड़े उसका। ठीक है, वो जैसे थी वैसे ही रहे, अपनी शेप चेंज ना करे। ठीक है, तो वो जो नेट टार्क होता है ना, वो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करेगा। टार्क जो होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है, क्योंकि टार्क जो होती है वो रोटेशनल मोशन देती है, फिर रोटेशनल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है। मरकरी इज़ अ कन्वेनियंट लिक्विड टू यूज़ इन बैरोमीटर, वो कह रहा है कि मरकरी को हम बैरोमीटर में, बैरोमीटर क्या होता है, जिसके ज़रिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोट करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो वो हम क्यों यूज़ करते हैं मरकरी, उसमें मरकरी इसलिए यूज़ करते हैं कि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो डेंसिटी हाई होने की वजह से हमें उसका जो कॉलम है ना वो बहुत छोटा लेना पड़ता है, तो वो छोटे कॉलम की वजह से जो बैरोमीटर है उसकी हाइट या उसकी लेंथ नहीं ज़्यादा होती। अगर उसी की जगह पे हम पानी इस्तेमाल करें तो वो हमारे पास तकरीबन 14 गुना लंबा बैरोमीटर बनेगा अगर हम पानी इस्तेमाल करें, तो पानी का कॉलम हमें ज़्यादा लंबा इस्तेमाल करना पड़ेगा और मरकरी का कम, तो इसलिए हम उसकी लेंथ छोटी रखने के लिए मरकरी को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है कि मरकरी जो है वो एवेपोरेट नहीं होता, ठीक है, बुखारात नहीं बनते। और दूसरा ये है कि मरकरी जो उसकी ग्लास होती है ना, जिसमें मरकरी होता है, वो ट्यूब जो होती है उसको गीला भी नहीं करता, वाटर तो उसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है, उसको गीला कर देगा, तो वो भी काम ख़राब होगा। द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, फील्ड ओवर फोर्स, फील्ड फोर्स ओवर चार्ज। ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन और इसका कूलम चार्ज का, तो ये हमारे पास होता है J/M। ठीक है, J/M कैसे आया, जो ये देखें
हमारे पास होता है जूल, जो 1 जूल होता है ना वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ये वर्क की डेफिनेशन से है कि ये देखें न्यूटन फोर्स एम डिस्टेंस, तो इसको जब ज़रब देंगे तो ये वर्क बनता है, ठीक है। तो यहाँ से हम न्यूटन की वैल्यू निकालेंगे तो ये जूल्स पर मीटर आ गया। तो अब न्यूटन की जगह पे जूल्स पर मीटर रखें तो ये जूल मीटर कूलम आ जाएगा, ठीक है। जूल पर मीटर कूलम, ये इसका फाइनल आंसर है। ए फैरड इज सेम एज, फैरड किसका यूनिट होता है? कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस हमारे पास बराबर होती है क्यू ओवर वी, चार्ज बटा वोल्टेज, और चार्ज का यूनिट होता है सी और इसका होता है वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज। तो ये हमारे पास फार्मूला सी ओवर वी आ गया। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 700 नैनोमीटर, इट्स फ्रीक्वेंसी। रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो 700 न्यूटन मीटर है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। वी हमारे पास होता है एफ लैम्डा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी वी ओवर लैम्डा, और सी हमारे पास वी जो या सी जो है वो सेम ही होता है। वी भी वेलोसिटी होती है और सी भी हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है। ये भी एमसीक्यूज में आता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। तो ये रखें वी की जगह पे सी की वैल्यू और नीचे आप उसकी वेवलेंथ रखें। तो जो नैनो होता है वो 10⁻⁹ होता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 4.3 × 10⁻14 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, और इसका फार्मूला होता है कि वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। तो जो स्केलर क्वांटिटी है वो स्पीड है, वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन क्या है? कि जहाँ पर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा हो, वेलोसिटी चेंज हो रही हो। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है ना, उसमें वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो तो ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा होता है, ठीक है। वो तो हर पॉइंट पर डिफरेंट हो रहा होता है वर्टिकल जो कंपोनेंट है। लेकिन जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो हमेशा क्या करता है? वो सेम रहता है हर पॉइंट पर। उसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है प्रोजेक्टाइल का, वो वेलोसिटी का हमेशा सेम रहता है। जब वो वेलोसिटी कंपोनेंट सेम रहेगा तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है अलॉन्ग हॉरिजेंटल कंपोनेंट। 2 बॉडीज आर फॉलिंग विद नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस। वो कह रहा है कि 2 बॉडीज़ ऊपर से हमने फेंकी हैं, ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है और दोनों इस तरह एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, साइड बाय साइड। तो एक बॉडी पर अगर हमने कोई हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन लगाया है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लगाया है, तो कौन सी पहले ज़मीन पर गिरेगी? तो भाई आपने सिर्फ इस डायरेक्शन में लगाया है एक्सेलरेशन, ऊपर या नीचे नहीं लगाया। इस डायरेक्शन में अगर कोई आप लगा रहे हैं एक्सेलरेशन तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों जिस्म जो हैं वो सेम टाइम पर ज़मीन को टच करेंगे, ठीक है। इट स्ट्राइक्स द प्लेन या अर्थ एट द सेम टाइम एज द अदर, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इक्वल्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी एडेड टू अ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग डाउनवर्ड वेलोसिटी। जब भी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसमें जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग डाउनवर्ड वेलोसिटी, ठीक है, जो डाउनवर्ड वेलोसिटी होती है उसको हम इसमें ऐड करेंगे तो टोटल वेलोसिटी आ जाएगी। ए कांस्टेंट ए स्टोन थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फॉलोज अ पाथ दैट इज पैराबोलिक पाथ, ठीक है। आप किसी ऊंची बिल्डिंग से कोई पत्थर फेंकते हैं यहाँ पे खड़े होकर, तो ये इस तरह का वो पाथ पकड़ेगा, पाथ को फॉलो करेगा इस तरह का। तो ये पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। ए ball is thrown horizontally from the top of a 20-meter building. It strikes the ground at 45 degree. What is its speed? ठीक है, किसी हॉरिजेंटल बिल्डिंग से 20 मीटर उसकी हाइट है बिल्डिंग की, वहाँ से एक गेंद फेंकी गई है, तो आप बताएं कि उसकी स्पीड क्या होगी जब वो ज़मीन को 45 डिग्री के एंगल पर टच करती है। स्पीड का फार्मूला होता है v = 2gh। तो 2 हमारा वैसे, g हमारा 10 होता है, h हमारा 20 आ गया, तो ये 400 आ गया, तो ये 20 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी आ गई। एक्सप्रेस 0.00025 इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। आपने क्या करना है कि ये अशारिया जो डेसिमल है उसको उठा के आपने यहाँ 2 के राइट पे ले जाना है, ठीक है। आपने वहाँ पे लेके जाना होता है अशारिया, इस तरह लेके जाना होता है कि फिर डेसिमल के लेफ़्ट पे सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक डिजिट हो डेसिमल के आखिर लेफ़्ट पे। तो ये देखें, जब हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लाएंगे कि 2 सिर्फ इसके लेफ़्ट पे रह जाएगा, तो हमने 4 पोजीशन को क्रॉस किया, 1 2 3 4 पोजीशंस, और हम लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके आए हैं, तो हमारी पावर जो होगी वो माइनस हो जाएगी, 10 की पावर माइनस हो जाएगी। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट की तरफ लेके जाते तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाती।
द प्रोजेक्टाइल पाथ इज़ नोन एज ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं जो उसका पाथ होता है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। टू साउंड वेव्स आर ट्रैवलिंग थ्रू अ कंटेनर ऑफ अननोन गैस, ठीक है। दो साउंड वेव जो हैं वो किसी गैस के कंटेनर में से गुजर रही हैं। एक की वेव लेंथ 1.2 मीटर है ए की, और बी की वेव लेंथ है 3.6 मीटर। द एफ ऑफ बी मस्ट बी, ठीक है। हमने फ्रीक्वेंसी बी की फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। जो वेव लेंथ होती है अगर वो ज़्यादा हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बी जो है इसकी वेव लेंथ ज़्यादा है तो इसकी जो होगी वो क्या नाम है फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाएगी। और कितने गुना कम होगी, 3 टाइम्स कम होगी, यानी कि 1/3 ऑफ ए बन जाएगी, 1/3 ऑफ ए बन जाएगी। व्हाट फोर्सेस अपोज द मोशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड डिटरमाइन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। जब भी कोई चीज़ ऊपर से गिरती है तो उस पर एयर की जो रेजिस्टेंस है वो अपोज करती है, जिसको हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, ड्रैग फोर्स, ठीक है। इसका आंसर है ड्रैग फोर्स। ये हम बात करते हैं उसमें फ्लूइड डायनामिक्स में, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स जो होती है, जब कोई वाटर पार्टिकल होता है या कोई एयरक्राफ्ट मूव कर रहा होता है तो उस पर ड्रैग फोर्सेस एयर की वजह से करती हैं अमल। इफ़ देयर वर अ फ्लूइड फ्रिक्शन इन सी वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग माइट हैपन। कहता है कि अगर समंदर के पानी में फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो क्या चीज़ होगी। जो मछलियाँ हैं वो ज़्यादा तेज़ी से तैर सकेंगी, क्योंकि इस वजह से फ्रिक्शन की वजह से वो उसको मोशन में मुश्किल आती है। तो अगर वो फ्रिक्शन ही ज़ीरो हो गई तो वो ज़्यादा तेज़ी से तैर सकती हैं। इन अ नॉन रिजिड बॉडी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स पार्टिकल्स में हैव डिफरेंट रोटेशनल स्पीड, ठीक है। नॉन रिजिड बॉडीज़ जो होती हैं ना, जो रिजिड बॉडीज़ हैं अगर वो रोटेट करें तो उसके तमाम पार्टिकल्स की मूवमेंट जो होती है ना वो एक ही डायरेक्शन में होती है और एक ही स्पीड में होती है, ठीक है। जो टोटल बॉडी की स्पीड होती है, हर पार्टिकल की स्पीड रिजिड बॉडी में सेम होती है, लेकिन जो नॉन रिजिड बॉडीज़ हैं उसमें जो हर पार्टिकल की स्पीड है ना वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये डिफरेंट रोटेशनल स्पीड इसका आंसर है। ये फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कौन सी होती है, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ एटमोसफियर इज, ठीक है। अर्थ का जो एटमोसफियर है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एक्ट करता है, वो वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज वो एक्ट करता है। इन स्टैटिक एक्विलिब्रियम व्हाट कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अ बीम रेस्टिंग ऑन स्पोर्ट। कोई अगर बीम जो है वो किसी स्पोर्ट पर पड़ी हुई है तो उस पर स्टैटिक एक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, तो उस पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अमल करने वाली दोनों फोर्सेज है ना उनका सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, ताकि कोई भी टार्क जो है वो प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब भी ये चीज़ आएगी तो वर्क आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है ए व्हील रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड 6 रेडियन पर सेकंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर 3 सेकंड, ठीक है। कोई व्हील था वो हमारे पास 6 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था, फिर 3 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 6 और फाइनल वेलोसिटी जब वो रेस्ट में आया, ठीक है, जब वो रेस्ट में आया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। ओमेगा एफ 0 हो गई, ओमेगा आई उसकी 6 है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बटा टी लगाएं, जो हमने पीछे भी लगाया है। तो 0 माइनस 6, तो इसका आंसर आ जाएगा बटा टाइम टी -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन अ सिस्टम, ठीक है। द सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल टार्क्स, ठीक है। अगर कोई सिस्टम पे हम चाहते हैं कि उस पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहे तो हमें उस पर कोई भी एक्सटर्नल टार्क जो है ना उसको अप्लाई नहीं होने देना। अगर एक्सटर्नल टार्क अप्लाई हुआ तो वो सिस्टम जो है वो एंगुलर मोमेंटम उसका कंजर्व नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट स्टेज इन इट्स न्यू पोजीशन ऑफ इफ डिस्प्लेस स्लाइटली इन, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा हटा कर छोड़ते हैं तो वो किसी दूसरी पोजीशन में चली जाती है, मतलब न्यू पोजीशन में ही रहती है, ठीक है, मतलब वापस नहीं आती। तो वो कौन सा एक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल एक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपने इसकी दो और टाइप्स हैं, स्टेबल और अनस्टेबल एक्विलिब्रियम, वो भी आपने उसकी भी डेफिनेशन देखनी है, वो भी आ सकती हैं, ठीक है। स्टेबल क्या होती है कि अगर वो दोबारा उसी पोजीशन में ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए तो वो स्टेबल होती है। और अनस्टेबल कौन सी होती है कि अगर हमने उसको अपनी जगह से हिलाया है और वो किसी दूसरी पोजीशन में जाके खड़ी हो गई, यानी कि वापस नहीं आती, तो मतलब वो अनस्टेबल होगी, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी 80 MCQs वाली फिजिक्स 101 की वीडियो। बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है इस पर, ठीक है। तो आपका भी काम है कि अब चैनल को
अप कर दें, वॉच टाइम को बढ़ा दें बस, ठीक है। देखें कि कितनी मेहनत के साथ हम चीज़ें कर रहे हैं, और दोस्तों में इसको लाज़मी शेयर करें, ठीक है। जो भी पूछता है उसको इस वीडियो का लाज़मी बताएँ, ठीक है। बाकी वीडियोस भी हमारी बन गई हैं MTH 101 की, MTH 100 और MTH 202, उसमें भी 100 प्लस MCQs हैं विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखेंगे हमने हर चीज़ को आपको कॉन्सेप्ट के साथ डिलीवर किया है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से गलत है, ये है, वो है, तो फाइल्स पे आपने नहीं करना, ठीक है, गुजारा नहीं करना, ठीक है। वो मैं तो कहता हूँ पढ़े ही ना, क्योंकि वो अब बंदे को ख़राब करती हैं, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। लास्ट पे यही है कि अल्लाह खैर करे, आपका पेपर अच्छा हो सबका। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।